हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे क्या, सेल साइकिल सेल डिवीजन का इंट्रोडक्शन हमने आपको पढ़ाया था कुर्सी पे बैठ बैठ के। तो आज हम लोग सेल साइकिल सेल डिवीजन को बोर्ड पे पढ़ेंगे, डिटेल समझेंगे। और ये चैप्टर दोबारा हम पढ़ा रहे हैं केवल आपके लिए, ठीक है। तो आइए इस चैप्टर को अच्छे से समझते हैं और आगे बढ़ते हैं कि आखिर व्हाट इज सेल साइकिल, व्हाट इज सेल डिवीजन। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको हेडिंग को समझते हैं, उसके टॉपिक के नेम को समझते हैं और क्या क्या पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है ये पहले लिख लेते हैं। इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे कि सर सेल क्या है, मतलब सेल साइकिल क्या है, सर सेल डिवीजन क्या है, और सेल डिवीजन में हम लोग पढ़ेंगे इंटरफेज। क्या पढ़ेंगे? इंटरफेज पढ़ेंगे। सर इंटरफेज क्या है, सर एम फेज क्या है ये समझेंगे। एम फेज में हम लोग दो चीज़ पढ़ेंगे सर, एक पढ़ेंगे माइटोसिस और एक पढ़ेंगे मियोसिस। इतने सारे चीज़ें हम लोग को टॉपिक को पढ़ना है। एक टॉपिक, दो टॉपिक मेजर टॉपिक है और इसके अंदर दो ये सब टॉपिक है। इसको हम लोग समझेंगे और ये चैप्टर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। क्लियर है? क्यों? तो दोनों को देख के हंसी आ रहा है हमें, क्या बात है, ठीक है। ये इतने टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज सेल साइकिल, फिर समझेंगे व्हाट इज सेल डिवीजन, फिर समझेंगे इंटरफेज क्या है, और फिर इसके बाद ये टोटल डिटेल टॉपिक को हम लोग कवर कर लेंगे। तो देखते हैं आज तक हम लोग कहाँ तक पढ़ पाते हैं। तो आइए, तो सबसे पहले समझते हैं सेल साइकिल। साइकिल क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि साइकिल का मतलब क्या, स्टार्टिंग पॉइंट भी वही है और एंडिंग पॉइंट भी वही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, साइकिल बोलेंगे। जैसे इसको अगर हमें समझना है तो सर सेल का कोई एक साइकिल है, सेल किसी साइकिल में इंटर कर रहा है। अब मान लेते दिस इज द पॉइंट जहां से इसने कुछ वो साइकिल को स्टार्ट किया, अब फर्दर उसी पॉइंट पे जाके ये अपने उस पूरे फेज को या फिर साइकिल को एंड कर दे रहा है। तो इस तरह के टर्म को हम क्या बोलेंगे, सेल साइकिल बोलेंगे। क्लियर है? उसके बाद है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की अगर चर्चा करें तो हमने आपको बताया था कि डिवीजन का मतलब क्या होता है, बंटवारा। जैसे ये एक डंडी है, ये एक स्टिक है, इसको हमने यहाँ से ब्रेक कर दिया तो देखिए इस पूरे डंडी को हमने दो पार्ट में तोड़ दिया, इस स्टिक को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, तो क्या बोलेंगे इसका डिवीजन हो गया। क्लियर है? सेम उसी तरीके से सेल क्या है, एक जो पर्टिकुलर सेल है वो दो छोटे छोटे सेल में बट जाए, इसी प्रोसेस को बोलते हैं सेल डिवीजन। क्लियर है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? नहीं। तो आपके बुक में लिखता है, आपके बुक में क्या लिखता है, आपके बुक में लिखता है कि सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में आपको स्टार्टिंग में क्या पढ़ते हैं कि हर ऑर्गेनिज्म के पास कैपेसिटी है, हर सेल के पास कैपेसिटी है डिवाइड करने की, रिप्रोड्यूस करने की। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है? कोई डाउट है? इसको समझने से पहले थोड़ा सा और पीछे समझते हैं, जो आपका एनसीईआरटी का ही लाइन है कि सर एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स स्टार्ट देयर साइकिल फ्रॉम द जाइगोट। किसके बारे में चर्चा किया गया है ये देखिए। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं दोनों टर्म बोला कि हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या फिर इसको लिख सकते हैं ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ लिविंग या कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सेल ended in every living organism। सुनिएगा ध्यान से, मैंने क्या बोला कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है किसी भी सेल का, जो कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है। जैसे आपको सेल चैप्टर में हमने पढ़ाया था कि जो एक पर्टिकुलर जो सेल है उसके पास प्रॉपर्टी क्या होता है सर, उसके पास प्रॉपर्टी है कि वो सारे सेल्स मिलेंगे और क्या बनाएंगे, ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन करेंगे। या हमने ये बताया था कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ। क्लियर है? एक प्रॉपर्टी बताया था। दूसरा क्या बताया था कि जो भी सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से क्या होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं। सेम उसी तरीके से आपको ये प्रॉपर्टी भी याद रखना है कि सेल के पास प्रॉपर्टी क्या होती है, ग्रोथ करने की। सेल के पास प्रॉपर्टी क्या होती है, रिप्रोड्यूस करने के लिए।
सेल ग्रोथ कर सकता है, सेल रिप्रोड्यूस कर सकता है। ये प्रॉपर्टी किसके पास है? सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास है। क्लियर है? इट मीन्स सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास है अपने सेल साइकिल को परफॉर्म करने की कैपेसिटी। क्लियर है? मतलब जितने भी धरती पे लिविंग बींग्स है वो क्या कर सकते हैं? वो सेल साइकिल को परफॉर्म करेंगे। क्लियर है? कोई डाउट है? तो आइए इसी टर्म को समझते हैं। जैसे बैक्टीरिया एग्जाम्पल ले लिया मैंने, बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स की अगर चर्चा करें तो प्रोकैरियोट्स में अगर एग्जाम्पल हमने ले लिया, एक एग्जाम्पल जिसका नाम है बैक्टीरिया। प्रोकैरियोट में किसका एग्जाम्पल लिया? बैक्टीरिया का एग्जाम्पल लिया। देखिए ये छोटा सा बैक्टीरिया है जो क्या करेगा? वो फ्यूजन करेगा। क्या किया? फ्यूजन किया। कैसा फ्यूजन सर? बाइनरी फ्यूजन किया। और फर्दर दो छोटे छोटे बैक्टीरियल सेल में क्या हो गया? डिवाइड हो गया। क्लियर है? कोई डाउट है? और ये सेल, ये फिर इसमें से एक पर्टिकुलर सेल क्या करेगा? ग्रो करेगा। क्या किया? ये ग्रो किया। और ग्रो करने के बाद क्या कर लेगा? डिवाइड करके फर्दर फिर से एक नया सेल बना लेगा। या फिर इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर ये जो पर्टिकुलर एक सेल है वो सेल क्या करेगा? ग्रो करेगा। और ग्रो करने के बाद अपना साइज बढ़ाया, और साइज बढ़ाने के बाद फर्दर ये क्या करेगा? दो छोटे छोटे सेल में डिवाइड हो जाएगा। मतलब हो क्या रहा है कि एक पर्टिकुलर सेल है, वो सेल क्या किया? ग्रो किया। और ग्रो करने के बाद डिवाइड किया। फिर वो पर्टिकुलर सेल क्या किया? ग्रो किया, डिवाइड किया, ग्रो किया, डिवाइड किया। क्या साइकिल का फॉर्मेशन हो रहा है? क्या कोई एक पर्टिकुलर सेल एक सर्टेन टाइम तक ग्रो किया, फर्दर डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद जो भी प्रोजेनी सेल बन रहे हैं फर्दर वो भी करके वो भी ग्रो कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं। ये प्रोसेस लगातार चलते चला जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट है? इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, मतलब मैंने क्या बोला? इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, इन केस ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ग्रोथ रिप्रोडक्शन दोनों क्या है? म्यूचुअल इंक्लूसिव टर्म है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ये देखिए ये एक पर्टिकुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। दिस इज द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या किया? अपने आप को डिवाइड करके दो छोटे छोटे सेल में तोड़ लिया। क्लियर है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? तो क्या हम इसे ग्रोथ बोल सकते हैं? क्या हम इसे ग्रोथ बोल सकते हैं? क्या ग्रोथ बोल सकते हैं? क्या मैंने कल ही बताया था, अगर मास में इंक्रीमेंट होता है तब भी ग्रोथ बोलेंगे, नंबर में इंक्रीमेंट होता है तब भी क्या बोलेंगे? हम ग्रोथ बोलेंगे। इंक्रीमेंट मतलब होता है बढ़ना। तो देख रहे हैं एक सेल था, अब कितने सेल हो गए? दो सेल हो गए। तो क्या ग्रोथ बोलेंगे? दूसरा, क्या हम इसे रिप्रोडक्शन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? देखिएगा ध्यान से कि ये पर्टिकुलर सेल है, ये एक पर्टिकुलर सेल है, ये एक पर्टिकुलर सेल मतलब ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स है। दिस इज द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या किया? दो छोटे छोटे बैक्टीरिया में डिवाइड हो गया। क्या हम इसे रिप्रोडक्शन बोलेंगे? क्या हम इसे रिप्रोडक्शन बोलेंगे? तो मैंने क्या बोला था सर? मैंने पहले भी बताया था, रिप्रोडक्शन की मतलब क्या होता है कि हर ऑर्गेनिज्म के पास कैपेबिलिटी है अपने ही ऐसे यंग वंस को प्रोड्यूस करने की। इसी को क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो ये एक ऑर्गेनिजम्स है, ये ऑर्गेनिजम्स अपनी ऐसे दो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स बना लिया, तो क्या इसे रिप्रोडक्शन बोलेंगे? क्लियर है? अच्छा, अब बोल सकते हैं क्या इसी प्रोसेस को सेल डिवीजन बोला जा सकता है कि नहीं? तो देखिए अगर हम इसे एक सेल माने, सब बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया एक सेल है। कैसा सेल है? प्रोकैरियोटिक सेल है। तो ये छोटा सा सेल दो छोटे छोटे और सेल में टूट गए या फिर डिवाइड हो गए, तो क्या इस सेल को बोल सकते हैं कि ये पर्टिकुलर सेल ने अपने आप को डिवाइड करके दो छोटे छोटे प्रोजेनी सेल बना लिया? क्या इस प्रोसेस को हम सेल डिवीजन बोल सकते हैं? बोल सकते हैं मैडम? इतना सीरियस क्यों है? तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड सेल डिविजन्स आर द these are the mutual inclusive terms in case of unicellular organism। क्लियर है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? नहीं। अब दूसरा लाइन आपका एनसीईआरटी क्या लिखता है? पहला पॉइंट हमने बताया ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के बारे में कि कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। तो देख रहे हैं जितने भी सेल्स हैं उनके पास फीचर क्या है? ग्रोथ करने की। जितने भी सेल्स हैं उनके पास फीचर क्या है? रिप्रोड्यूस करने के लिए। तो एक सेल अपने आप को दो छोटे छोटे सेल में रिप्रोड्यूस कर लिया। क्लियर है? अब दूसरा एक टर्म आपका एनसीईआरटी क्या लिखता है?
दूसरा ये टर्म लिखता है कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एवरी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, यूकैरियोटिक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, क्या बोला गया? एवरी यूकैरियोटिक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स ओरिजिनेट their life from single celled structure that is zygote। यहाँ पे क्या बोला गया कि जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग करने का मतलब क्या है? जो कि गैमेट बना सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो गैमेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो यूकैरियोटिक हैं और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, वो अपनी लाइफ कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? सिंगल सेल स्ट्रक्चर से, जिसका नाम है जाइगोट। क्लियर है? देखिए क्या बोलता है, ये देखिए, ये एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, दिस इज द जाइगोट। हमने बोला दिस इज द जाइगोट। ये जाइगोट क्या किया सर? ये जाइगोट क्या किया? ये जाइगोट क्या किया? बोलो, क्या किया? सेल डिवीजन किया। ये रेगुलर सेल डिवीजन किया और सेल डिवीजन करने का नतीजा क्या हुआ कि यहाँ पे एक छोटा सा बबुआ का फॉर्मेशन हो जा रहा है। ये एक छोटा सा जाइगोट क्या क्या रेगुलर सेल डिवाइड किया और फर्दर एक यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एक बाबू का फॉर्मेशन हो जा रहा है, जिसे हम बोल रहे हैं टोटल ऑर्गेनिजम्स या होल ऑर्गेनिजम्स, या फिर एक कोई बॉडी का फॉर्मेशन कर लिया। कैसा बॉडी? मान लेते हैं ह्यूमन का जाइगोट था, तो ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन कर लिया। क्लियर है? हुआ क्या सर? हुआ क्या? देखिए, ये एक सिंगल सेल जाइगोट था और ये जाइगोट किस में इंटर किया? सेल डिवीजन में। एक सेल से कितने सेल हो गए? 2 सेल हो गए। फिर 2 से कितने हो गए? 4 हो गए। इस तरीके से सेल क्या हो रहा है? रेगुलर डिवाइड करा। 4 से कितने हो गए सर? 8 हो गए। ये देखिए, अब फर्दर ये प्रोसेस चलती रही और एक होल ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन हो जा रहा है। तो क्या हम इसे बोल सकते हैं, दिस होल प्रोसेस जो सेल डिवीजन हुआ, जाइगोट में डिवीजन हुआ, जाइगोट में कैसा डिवीजन हुआ? सेल डिवीजन हुआ। कैसा डिवीजन है? माइटोटिक है कि मियोटिक है? ये अभी आगे आपको पढ़ाएंगे, जो कि माइटोटिक डिवीजन होता है। जाइगोट में सेल डिवीजन हुआ और जाइगोट ने क्या बना लिया? एक बॉडी बना लिया, ह्यूमन बींग्स बना लिया। तो क्या हम इसे बोल सकते हैं, दिस पाथवे इज द सेल डिवीजन। क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं ना? बस आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखवाएं आपको? क्या पढ़ाना है? बोलिए। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखवाया हूं मैंने? व्हाट इज सेल साइकिल। मैंने सेकंड टॉपिक लिखवाया आपको कि सेल साइकिल क्या है। दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट। हमने आपको सेकंड टॉपिक लिखवाया है व्हाट इज द सेल साइकिल। फोटो नहीं लिए? रिकॉर्डिंग हो रहा है तो ले लीजिएगा, फोटो ले लीजिएगा अगली बार से। तो मैंने क्या बोला? व्हाट इज सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या है? मैं जस्ट अभी व्हाट इज सेल साइकिल, सेल साइकिल क्या है सुनिएगा ध्यान से। सेल साइकिल क्या है मैं अभी जस्ट बोला। व्हाट इज सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या है? दिस इज द पर्टिकुलर सेल। देखिएगा, दिस इज द पर्टिकुलर सेल। ये सेल कहाँ गया सर? ये सेल गया किसी एक फेज में। कहाँ गया? ग्रोथ किया। ग्रोथ करने के बाद क्या कर रहा है सर? डिवाइड किया। डिवाइड करके 2 छोटे छोटे सेल बना लिए और ये सेल फर्दर कहाँ इंटर कर गया? ये सेल फर्दर इंटर कर गया ग्रोथ में और ग्रोथ के बाद क्या हो गया? डिवाइड हो गया। ये प्रोसेस बार बार चलती चली जा रही है, जिससे पर्टिकुलर ग्रोथ हुआ, डिवाइड हुआ, ग्रोथ हुआ, डिवाइड हुआ। इसे वो क्या बोलेंगे? सेल साइकिल बोलेंगे। कोई इवेंट बार बार हो रहा है, जैसे अभी दिन है, दिन के बाद क्या होगा? रात होगा, रात के बाद क्या होगा? दिन होगा, दिन के बाद क्या होगा? रात होगा। तो दिन रात दिन रात दिन रात, ये क्या है? एक प्रोसेस में, एक सिक्वेंशियल प्रोसेस है, लगातार प्रोसेस है। सेम इसी तरीके से सेल में भी क्या होगा? सेल में ग्रोथ होगा, तो उसके बाद क्या होगा? डिवीजन फेज देखने को मिलेगा। तो पहले ग्रोथ, फिर डिवाइड, ग्रोथ डिवाइड, ग्रोथ डिवाइड। ये क्या है? सिक्वेंशियल प्रोसेस है। क्लियर है? कोई डाउट है? तो हम क्या है सर? सेल साइकिल क्या है? सेल साइकिल इज ए सिक्वेंशियल प्रोसेस। सेल साइकिल क्या है? इट इज ए it has
सीक्वेंशियल इवेंट। सेल साइकिल में क्या है, सीक्वेंशियल इवेंट्स होते हैं। वो सीक्वेंशियल इवेंट है क्या क्या, मैंने बताया कि पहला क्या होगा, ग्रोथ होगा, फिर क्या होगा, डिवाइड होगा। अब उसी में बता रहे हैं कैसे ग्रोथ और डिवाइड होगा। सीक्वेंशियल इवेंट क्या क्या है, जैसे कि दैट इज, जैसे कि मैंने क्या बोला, उस जैसे कि डीएनए रिप्लिकेशन, क्या होगा, डीएनए रिप्लिकेशन होगा। जैसे कि आपका ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेशन, ये सब इवेंट है। आपका एनसीईआरटी का सेकंड पैराग्राफ में ये सारी चीजें लिखी है। डीएनए रिप्लिकेशन हो सकता है, ऑर्गेन्स डुप्लीकेशन हो सकता है, कैरियोकाइनेसिस होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। और फर्दर आपको एक सेल क्या होगा, साइटोकाइनेसिस के बाद 2 सेल में बट जाएगा। तो क्या हम बोल सकते हैं ये सब क्या है, सीक्वेंशियल इवेंट्स हैं। मतलब ये इवेंट एक सीक्वेंस में होगा, पहले कुछ इवेंट होगा, उसके बाद कुछ इवेंट होगा। क्लियर है। अभी याद रखिएगा, हर एक इवेंट के बाद जो दूसरा इवेंट होगा उसके बीच में कोई क्लियर कट लाइन नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसे ये देखिए, ऐसा नहीं है कि अभी रात था तो अभी दिन हो गया, अभी रात है तो अभी दिन हो गया। लग रहा है स्विच ऑफ करते टोटल डार्क हो गया, स्विच ऑन कर टोटल लाइट हो गया। ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है। हर इवेंट में कुछ ना कुछ फिनोमिना होगा, हर इवेंट में कुछ ना कुछ प्रोसेस होगा। क्लियर है। वो प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे तुरंत वो सेकंड इवेंट स्टार्ट हो जाएगा, सेकंड प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है। ऐसा नहीं है कि 1 घंटा तक पहला इवेंट, दूसरे घंटे में दूसरा इवेंट, ऐसा कोई क्लियर कट लाइन नहीं है। क्लियर है, कोई डाउट है। तो जो ये सीक्वेंशियल इवेंट है ना, ये सीक्वेंशियल इवेंट क्या होते हैं, रेगुलेटेड होते हैं। कैसे रेगुलेटेड है, हमारा बॉडी, हमारा जेनेटिक्स इसे रेगुलेट करता है। तो हम लिख सकते हैं दिस सीक्वेंशियल इवेंट आर रेगुलेटेड, दिस सीक्वेंशियल इवेंट्स आर रेगुलेटेड, आर regulated by genetic control, genetic control, या बोल सकते हैं these sequential event are under the genetic control। ये genetic control क्या है सर, genetic control में आपके कुछ प्रोटीन्स होते हैं, जैसे साइक्लिन प्रोटीन। जेनेटिक कंट्रोल में क्या है, ये सब कुछ प्रोटीन का नाम है, जैसे साइक्लिन प्रोटीन, जैसे आपका साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज प्रोटीन एंजाइम है। ये कुछ प्रोटीन्स, कुछ एंजाइम्स जो इसको रेगुलेट करते हैं, जैसे साइक्लिन प्रोटीन, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम। काइनेज एंजाइम करता क्या है सर, कुछ भी बोलो। हाँ, ये बताया था मैं। तो क्या करता है काइनेज एंजाइम का क्या काम है, मैंने बताया था। काइनेज एंजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो किसी भी सबस्ट्रेट में फॉस्फेट ऐड कर सकता है या फॉस्फेट वहां से हटा सकता है। ऐसे एंजाइम को हम काइनेज एंजाइम बोलते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, आप इसे याद भी कर सकते हैं या हटा भी सकते हैं, नीट में यहाँ से सवाल आने वाला नहीं है। क्लियर है। तो बोला कि सेल साइकिल में क्या है, सेल साइकिल में काफी सारे सीक्वेंशियल इवेंट होते हैं, जैसे कि डीएनए रिप्लिकेशन, जैसे कि ऑर्गेनल डुप्लीकेशन, जैसे कि कैरियोकाइनेसिस, जैसे कि साइटोकाइनेसिस। ये एक सीक्वेंशियल इवेंट है, मतलब हर एक इवेंट के बाद दूसरा इवेंट देखने को मिलेगा। हर एक इवेंट एक रेगुलेटेड इवेंट है। कैसा रेगुलेटेड है, जेनेटिक रेगुलेटेड है, जेनेटिक कंट्रोल में है। क्लियर है, कोई डाउट है, कोई डाउट है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे सेल साइकिल का एक बार फोटो बना देता हूँ, तो आप लोग दिमाग उड़ जाएगा ना आप लोग का शायद। ये एक पर्टिकुलर सेल है, ये सेल क्या करेगा, ग्रो करेगा, फर्दर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और फर्दर फिर सेल क्या करेगा, ग्रो डिवाइड। दिस इज द सेल साइकिल। क्लियर है, कोई डाउट है। अब बात यह है कि सर जो सेल है वो सेल डिवाइड क्यों करता है, कोई भी जो सेल है वो डिवाइड क्यों करता है। तो सेकंड हेडिंग आ जाता है यहाँ पे, वाई सेल डिवाइड। सेल डिवाइड क्यों करता है, सेल डिवाइड क्यों करता है, सेल डिवाइड क्यों करता है, इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आपको याद होगा तो सेल वाले चैप्टर में बताया था दिस इज द सेल, और सेल का ये क्या है सर, छोटा सा न्यूक्लियस है। क्लियर है, ये क्या है सर, दिस इज सेल, एक सेल है, और सेल में बीच वाला है क्या, दिस इज द न्यूक्लियस। ध्यान से देखिएगा,
ये न्यूक्लियस है। ये एक सेल है और सेल का ये क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का काम क्या होता है, न्यूक्लियस कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ सेल। क्लियर है, न्यूक्लियस करता क्या है, सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, इसलिए न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं। क्लियर है, कोई डाउट है, नहीं। अब क्या हुआ कि सेल अपना ग्रो किया, सेल क्या किया, ग्रो किया। सेल ग्रो करेगा तो सेल का साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो देखिए सेल ने ग्रो किया, पहला सेल हम बनाते, देखिए यहाँ ध्यान देखिएगा, ये हमारा ओरिजिनल सेल था, ये हमारा ओरिजिनल सेल था, दिस इज द ओरिजिनल सेल। और ये सेल क्या किया, ग्रो किया। ग्रो किया तो देखिएगा ध्यान से, ये ग्रो कर दिया सेल। जब ग्रो किया ये सेल तो देखिएगा कि इसका रेडियस क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। पहले न्यूक्लियस यहाँ पे था, दिस इज द छोट बड़का आर, मतलब इसको स्मॉल आर लिख देते हैं। और ये देखिए दूसरे केस में सेल जैसे ही ग्रो किया तो अब इसका बाउंड्री तक का डिस्टेंस बढ़ गया ना। समझ में आ रहा है अंतरा जो बोल रहा हूं मैं, कि ये सेल कुछ नहीं है, ये सेल है। अगर इसको ऐसे भी देख लो, सेल ग्रो किया होगा तो क्या होगा, देखिए सेल जब ग्रो किया होगा तो सेल का साइटोप्लाज्म बढ़ गया, न्यूक्लियस वहां का वहां ही है, न्यूक्लियस का साइज वही है, लेकिन साइटोप्लाज्म का एरिया क्या हो गया, साइटोप्लाज्म क्या हो गया, ज्यादा हो गया। कैसे हो गया ज्यादा, जब सेल ने क्या किया, ग्रो किया। क्लियर है, कोई डाउट है, कोई डाउट है, कुछ बोल ही नहीं रही है। तो यहाँ पे एक न्यूक्लियस क्या अनमोल सर चाहिए, न्यूक्लियस, ये क्या है अंदर, साइटोप्लाज्म है। ये क्या है, न्यूक्लियस, ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। यहाँ पे इतना छोटा सा न्यूक्लियस, यहाँ पे इतना छोटा सा न्यूक्लियस ओनली इतने ही एरिया क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। फिर यही न्यूक्लियस अब क्या कर रहा है, बड़े एरिया को कंट्रोल कर रहा है। तो क्या इसकी एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाएगी, हैम्पर हो जाएगी। मुझे एक दिन में एक ही काम करना है, अब मुझे एक दिन में 4 काम करना है, तो मेरी इफिशियंसी कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। क्लियर है, कोई डाउट है। सेम काम यहाँ पे है कि छोटा सा न्यूक्लियस को इतने एरिया को कंट्रोल करना है, सेम इसी छोटे सा न्यूक्लियस को इतने बड़े एरिया को कंट्रोल करना है, तो इसकी एक्टिविटी स्लो हो जाएगी, मतलब साइटोप्लाज्म ज़्यादा हो जाएगा, न्यूक्लियस का एरिया साइटोप्लाज्म का एरिया ज़्यादा हो जाएगा, न्यूक्लियस पे भार पड़ेगा। तो क्या हुआ सर, साइटोप्लाज्म, सी फॉर साइटोप्लाज्म का नंबर क्या हो गया, साइटोप्लाज्म का एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। तो सिंपली हम बोलना क्या चाह रहे थे, सेल डिवाइड इसलिए करता है बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस, ड्यू टू द disturbance in nucleocytoplasmic रेशियो। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का एक रेशियो होता है, अगर वो रेशियो मेंटेन है तो सेल डिवाइड नहीं करेगा। क्लियर है, अगर वो रेशियो गड़बड़ा गया तो सेल क्या करेगा, सेल तुरंत का तुरंत डिवाइड कर लेगा। तो हम इस रेशियो को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लियर है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो क्या हो गया, अभी जो यहाँ मेंटेन था अब यहाँ पे क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। जब डिस्टर्ब होगा तो क्या, देखिए साइटोप्लाज्म बढ़ गया, जब डिस्टर्ब होगा तो क्या होगा, यही जो पर्टिकुलर सेल है वो सेल क्या कर लेगा, 2 छोटे छोटे सेल में डिवाइड हो जाएगा, 2 छोटे छोटे सेल में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। देख रहे ना, ये पर्टिकुलर सेल क्या था, ये सेल ने ग्रो किया तो इसका न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म रेशियो गड़बड़ाया तो क्या होगा, ये 2 छोटे छोटे डॉटर सेल में क्या हो जाएगा, 2 छोटे छोटे डॉटर सेल्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट है अंतरा, कोई डाउट है। तो ये सेल देख रहे हैं, ये सेल ग्रो करने के बाद डिवाइड किया। फर्दर इसमें से जो ये पर्टिकुलर ये इसमें से कोई भी दोनों में से कोई भी सेल ये भी क्या करेंगे, फर्दर ग्रो करेंगे, और ग्रो करने के बाद फर्दर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये प्रोसेस क्या होगी, लगातार चलते चली जाएगी, मतलब कोई पर्टिकुलर सेल ग्रो कर रहा है, ग्रो करने के बाद डिवाइड किया, फर्दर ग्रो किया, फिर डिवाइड किया, फिर ग्रो किया, फिर डिवाइड किया, फिर ग्रो किया, फिर डिवाइड किया, डांस हो गया। इसी को क्या बोलेंगे, सेल साइकिल। क्लियर है, कोई डाउट है।
कोई डाउट है? यहाँ तक का फोटो ले लीजिए भाई, जल्दी जल्दी फटाफट फोटो लेना लीजिए, नहीं तो फिर डिलीट हो जाएगा फटाक से। हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। टाइम टेकन फॉर सेल डिवीजन, हेडिंग यही होगा, ये नहीं लिखे हुए हैं ना जी? हाँ, अच्छा वो बीच में छोड़ दिए हैं। टाइम हाँ, ये वही ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, ये भी सही है। ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल का क्या ड्यूरेशन होता है? तो अलग अलग सेल में ड्यूरेशन क्या है? अलग अलग है। ठीक है, शांत से सुनिए कि अलग अलग सेल में, कल सब बता चुका हूं बात, हमको लग रहा है बोर लग रहा है, उसको बता दिए सारे, एक ही बतवा दोबारा बोल रहे ना कि प्यार में धोखा मिल गया। ओह, हमको मिल जाएगा मतलब कुछ भी दुनिया में ऐसा, इसके मुंह से कभी ये सुनोगी कि मेरे को कुछ नहीं हुआ है, मेरे को सब कुछ हुआ रहता है। हमको क्या होगा? आपको होगा। ठीक है, यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल में देख रहे थे कि हर सेल का ड्यूरेशन क्या है, अलग अलग सेल अपने अपने हिसाब से क्या कर रहे हैं, टाइम ले लेते हैं। किसके लिए सर? सेल डिवीजन के लिए। क्लियर है? मतलब ड्यूरेशन ऑफ सेल डिवीजन अलग अलग सेल में क्या है, डिफरेंट है। तो लिख सकते हैं ड्यूरेशन ऑफ सेल डिवीजन is different in different type of cell। अलग अलग सेल में क्या है ड्यूरेशन, क्या है सेल डिवीजन का या सेल साइकिल का जो डिवीजन क्या है, डिफरेंट है। क्लियर है? कोई डाउट है? जैसे आपका एग्जाम्पल, आपका बुक का एग्जाम्पल क्या है, पहला लिख लेते हैं यहाँ पे बैक्टीरिया का आपका एग्जाम्पल बुक लिखता है कि बैक्टीरिया अपने आप को 20 मिनट में क्या कर लेता है, 20 मिनट में डिवाइड कर लेता है। मैं हिंदी में लिख दिया, हिंदी वाले। तो क्या है, बैक्टीरिया अपने आप को 20 मिनट में डिवाइड कर लेता है। कहने का मतलब क्या है, ये छोटा सा बैक्टीरिया था, अब बैक्टीरिया जैसे ही 20 मिनट होगा तो देखेंगे जो छोटे छोटे बैक्टीरिया में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। फर्दर 20 मिनट होगा तो फर्दर 20 मिनट में देखेंगे ये दो छोटे छोटे में बढ़ जाएंगे और ये दो भी छोटे छोटे में बढ़ जाएंगे। क्लियर है? तो 20 मिनट में देख रहे हैं, हर एक 20 मिनट में बैक्टीरिया क्या कर रहा है, अपने आप को डिवाइड कर ले रहा है। कितने में? 2 में। कैसे प्रोसेस से सर? किस प्रोसेस के थ्रू? बाइनरी फ्यूजन के थ्रू। किस प्रोसेस थ्रू? बाइनरी फ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू। बाइनरी फ्यूजन इज द प्रोसेस बाय विच बैक्टीरिया डिवाइड इटसेल्फ। क्लियर है? या बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस इटसेल्फ। क्लियर है? कोई डाउट है? दूसरा एग्जांपल ईस्ट का लेते हैं। ईस्ट, आपका बुक में ईस्ट लिखा हुआ है, ईस्ट को देखिएगा तो ईस्ट लगभग 90 घंटा में, सॉरी 90 मिनट में, 90 मिनट मतलब क्या सर, 1.5 आवर में ये दो छोटे छोटे सेल में डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? नॉर्मल ह्यूमन सेल की चर्चा की गई है, जनरल ह्यूमन सेल की चर्चा की गई है। जनरल ह्यूमन सेल जो होता है, जनरल ह्यूमन सेल्स जो होता है वो लगभग 24 घंटा में क्या करते हैं, 24 घंटा में अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं, अपने आप को 2 सेल में तोड़ लेते हैं। तो ये जनरल ह्यूमन सेल है जो अपने आप को 24 घंटा के अंदर डिवाइड कर लेता है, 24 घंटा के अंदर डिवाइड कर लेता है। यहाँ पे कुछ ऐसे सेल्स हैं जो स्टार मार्क कर देते हैं, कुछ ऐसे सेल्स हैं जिनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जो कि कभी डिवाइड करते ही नहीं है। जैसे कि नॉर्मल आपका जो हार्ट सेल है, जो जैसे कि आपका नर्व सेल है, ये ऐसे सेल्स हैं जो डिवाइड नहीं करते। जैसे स्टार मार्क लिख दिया है, नर्व सेल, इनमें अगर डैमेज हो गया तो ये फिर रिपेयर होने वाले नहीं है। ये देखिए यहाँ पे मेरा बॉडी का सेल है, इसमें चोट लग गया तो ये ग्रो करेगा, डिवाइड करेगा, अपने आप को यहाँ पे भर लेगा। लेकिन जो नर्व सेल है, जो हार्ट सेल है, वो कभी डिवाइड नहीं करता है। तो हार्ट सेल, यहाँ पे हार्ट सेल हो गया, नर्व सेल हो गया, ये क्या है, ये दोनों ऐसे सेल्स हैं दे डू नॉट होना करे दे
डू नॉट डिवाइड। क्लियर है? वो लीवर सेल की चर्चा कर, लीवर सेल डिवाइड करता है कि नहीं करता है? लीवर सेल डिवाइड करता है। लीवर का हम लोग डोनेट भी तो करते हैं ना, लीवर का कुछ पार्ट डोनेट भी तो करते हैं। देखते हैं कुछ पर्सन का लीवर बहुत कम हो जाता है, डिग्रेडेड हो जाता है, तो उसे हम लोग डोनेट करके काम कर लेते हैं। यहाँ तो कोई डाउट है? चलिए इसको आप फोटो ले लीजिए। क्या हो गया जी? ठेकुआ नहीं लाया जी तुम लोग? ठेकुआ कहाँ? कहाँ अभी ठेकुआ? इधर तब एंट्री पास है भाई ठेकुआ। चलिए बैठिए, उधर रिकॉर्डिंग हो रहा है, उधर नहीं जाना है। हो गया फोटो? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे अभी हमने बताया था, जस्ट इसके पीछे एक टॉपिक लिखवाया था। क्या लिखवाया था सर? टॉपिक हमने आपको लिखवाया था कि सर कि जो सेल साइकिल है, सेल साइकिल में सीक्वेंशियल इवेंट देखने को मिलता है। मतलब सेल साइकिल में क्या है, काफ़ी सारे सीक्वेंशियल इवेंट हैं, काफ़ी सारे फेजेज हैं। क्लियर है? कोई डाउट है? आपका टॉपिक में लिखा हुआ है यहाँ पे ना, एनसीईआरटी में, फेजेज ऑफ सेल साइकिल। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक का नाम ही है फेजेज ऑफ सेल साइकिल। इस अलग अलग फेज में अलग अलग इवेंट देखने को मिलते हैं, जो कि जेनेटिकली क्या होते हैं, रेगुलेटेड होते हैं। क्लियर है? तुम लोग का भी है टॉपिक ना भाई, इधर देख लीजिएगा। मैंने क्या बोला कि हर सेल साइकिल में क्या है, सेल साइकिल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल ग्रो करता है फिर डिवाइड करता है, ग्रो करेगा फिर डिवाइड करेगा। याद रखिएगा, हर सेल क्या करेगा, सेल ग्रो करेगा, डिवाइड करेगा। इस सेल साइकिल में काफी सारे इवेंट देखने को मिलेगा। ये इवेंट क्या होते हैं उधर देख रही है, वो इवेंट क्या होते हैं, जेनेटिकली रेगुलेटेड होती हैं। कौन कौन रेगुलेट करता है? जैसे साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज प्रोटीन, ये ऐसे प्रोटीन है जो इस पूरे सेल साइकिल में अलग अलग इवेंट को रेगुलेट करेगा। क्लियर है? ये जो इवेंट है किसी फेज के अंदर आते हैं। क्लियर है? अब फेजेस क्या है इसकी चर्चा हम लोग यहाँ पे करेंगे। वहां हिलाना मत, रिकॉर्डिंग हो रहा है। कोई डाउट है? कोई डाउट है? तो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं फेजेज ऑफ सेल साइकिल। तो फेजेज ऑफ सेल साइकिल में क्या, पूरे फेज को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। सेल साइकिल में दो मेजर फेज हैं, दोनों फेज को क्या कर दिए हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। एक को हमने बोला इंटरफेज, एक को हमने क्या बोला, एक को हमने बोला इंटरफेज, और दूसरे को हमने क्या बोला, एक को हमने बोला इंटरफेज, दूसरे को हमने क्या बोला, दूसरे को हमने बोला एम फेज। सुनिएगा ध्यान से, एक को हमने बोला इंटरफेज, दूसरे को हमने क्या बोला, एम फेज। ध्यान से सुनिएगा, एक को हमने बोला इंटरफेज। इंटरफेज को दूसरे भाषा में हम बोलते हैं, दूसरे भाषा में हम बोलते हैं रेस्टिंग फेज। क्या बोलते हैं? रेस्टिंग फेज। क्या बोलते हैं? रेस्टिंग फेज बोला जाता है। क्लियर है? इंटरफेज को हम क्या बोल रहे हैं? रेस्टिंग फेज बोल रहे हैं। क्यों रेस्टिंग फेज बोल रहे हैं? क्योंकि इस फेज में सेल डिवाइड नहीं करता है। ठीक है? एम फेज को हम दूसरे भाषा में और क्या बोलते हैं, डिवाइडिंग फेज। क्या बोलेंगे? डिवाइडिंग फेज। ये एक ऐसा फेज है जिसमें सेल करता क्या है, डिवाइड हो जाता है। क्लियर? कोई डाउट है? अब एक और नाम पढ़िए, इसी इंटरफेज को और क्या बोलते हैं, इसी इंटरफेज को प्रीपरेटरी फेज बोला जाता है। प्रीपरेटरी फेज बोला जाता है। प्रीपरेटरी फेज मतलब क्या? प्रीपरेटरी फेज मतलब क्या? प्रिपरेशन। किसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं? किसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं? एम फेज के लिए। या फिर ये बोल सकते हैं ये प्रिपरेशन किसके लिए हो रहा है, डिवीजन के लिए हो रहा है। तो हम डिवीजन के लिए क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्लियर है? जैसे मैंने बोला 14 फरवरी को मेरा शादी होने वाला है, तो आज से लेकर 13 फरवरी तक कैसा डे है, कौन सा डे चलेगा, प्रिपरेटरी डे चलेगा, प्रिपरेटरी फेज चलेगा, जिसमें हम प्रिपरेशन करेंगे। किसके लिए सर? शादी के लिए। खुश, शादी नाम सुनते खुशी। और शादी वाले दिन क्या करेंगे, एक से क्या हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। तो मान लीजिए हम सेल है, ठीक है, हम सेल है, अभी 13 फरवरी तक ये सेल क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा। किस लिए प्रिपेयर करेगा सर? डिवाइड होने के लिए। जैसे ही हम अकेला थे, जैसे 14 फरवरी आया कैसा हो जाएंगे, दुकेला हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। क्लियर? तो ऐसे याद करना है। अब सुनिएगा ध्यान से, मैंने बोला कि इसे रेस्टिंग फेज इसलिए बोल रहे हैं कि ड्यूरिंग दिस फेज सेल
डू नॉट डिवाइड, सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, रेस्टिंग फेज बोल रहे हैं। नाम समझ में आ रहा है ना, बातें नहीं भाई, आप लोग यहाँ से ध्यान से देखिए। दूसरा क्या है, प्रिपरेटरी फेज। प्रिपरेटरी फेज क्या है सर, प्रिपरेटरी फेज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बिकॉज इन दिस फेज जो सेल क्या है, सेल करता है, सेल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के लिए सेल अपने आप को क्या करता है, प्रिपेयर करता है। अब कहानी पे फिर से आते हैं हम। मेरा शादी 14 तारीख को है, मतलब 14 फरवरी को है। बाकी क्या है, बाकी दिन क्या हो रहा है, बाकी दिन प्रिपरेशन चल रहा है। तो क्या प्रिपरेशन करेंगे, पैसा जुटाएंगे ना, पैसा जुटाएंगे ना। मतलब हमको 14 तारीख को शादी करना है, तो अभी क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे। किसका प्रिपरेशन सर, बैंड बाजा बारात का। किसका प्रिपरेशन, खाना पीना का। किसका प्रिपरेशन, कपड़ा जूता का। किसका प्रिपरेशन, पैसे का। क्लियर है, क्योंकि ये सबकी जरूरत कहाँ पड़ेगी, सबकी जरूरत, हाँ यह भी सही बोलिए, सबकी जरूरत कहाँ पड़ेगी, 14 फरवरी को, यानी एम फेज के लिए। तो ये इस इंटर फेज में क्या होगा, प्रिपरेशन होगा। क्या चीज का प्रिपरेशन होगा सर, इस एम फेज में जो जो चीज की आवश्यकता होगा उसके लिए यहाँ पे क्या होगा, प्रिपरेशन होगा। इसलिए इसे क्या बोल रहे हैं, इंटर फेज, रेस्टिंग फेज और प्रिपरेटरी फेज। अब सुनिएगा ध्यान से। अब 14 तारीख को मेरा शादी है, तो 14 तारीख को मेरा शादी है, तो उसमें क्या लगेगा सर, मोटा रकम में पैसा लगेगा, एनर्जी लगेगी ना। पैसा कहाँ, हमारा एनर्जी है, पैसा नहीं लगा तो शादी हो जाएगा, दुल्हन में छोड़ के भाग जाएगी। क्लियर। तो ये देखिए, ये इंटर फेज है और एम फेज में बड़े बड़े इवेंट होने वाले हैं, उस दिन बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, तो क्या लगेगा, पैसा लगेगा। तो बोला गया कि एम फेज में बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता है, कि एम फेज में सेल अपने आप को डिवाइड कर लेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका इस इंटर फेज में क्या क्या होगा, एटीपी प्रोडक्शन का काम होगा, मतलब पैसा जुटाने का काम होगा। क्लियर है, ध्यान से देखिएगा। अभी तक हमने क्या बताया था कि दिस इज द पर्टिकुलर सेल। ये सेल क्या किया सर, ये सेल डिवाइड करके दो छोटे छोटे सेल बना लेगा। अभी इस सेल के पास पोलैरिटी कितनी है सर, 2n है। इसके पास पोलैरिटी कितनी है, 2n है। इसके पास पोलैरिटी कितनी है, 2n है। मतलब जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक कंटेंट जितना पेरेंटल सेल के पास था उतना ही किसके पास है, डॉटर सेल के पास है। मतलब जाहिर सी बात है, डिवाइड करने से पहले यहाँ पे मटेरियल क्या हुआ होगा, रिप्लिकेट हुआ होगा, या मटेरियल की नंबर क्या होगी, दोगुनी बढ़ गई होगी। तो देखिए, तो मतलब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे डीएनए रिप्लिकेशन का काम होगा। कैसे डीएनए रिप्लिकेशन होता है, वो क्लास 12th में पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है। क्लियर है, कोई डाउट है। हम जान रहे हैं कि मेरी वाली आएगी तो उसे भी एक चप्पल देना पड़ेगा, तो हम चप्पल का संख्या बढ़ाएंगे ना। मेरी वाली आएगी तो 2 को चाकू रखना पड़ेगा, एक चाकू से वो काटेगा, एक चाकू से हम काटेंगे, सब्जी मुड़ी नहीं। मेरी वाली आएगी तो 2 बर्तन में खाएंगे, अरे नहीं सर, एक ही बर्तन में खाएंगे। क्लियर है, तो क्या हर चीज डीएनए रिप्लिकेशन करना पड़ेगा। क्लियर है, कोई डाउट है, ठीक है। डीएनए रिप्लिकेशन किसके लिए, ठीक है। अच्छा, इंटरफेज में और क्या होता है सर। अब देखिए, ये एम फेज है, एम फेज में उधर देखिए, क्या देख रही हो, एम फेज में एनर्जी की आवश्यकता ज्यादा है, इसलिए एनर्जी प्रोडक्शन कहाँ हो गया, इंटरफेज में। एम फेज में बड़े बड़े इवेंट होने वाले हैं, सिक्वेंशियल इवेंट होने वाले हैं इस एम फेज में। उस सिक्वेंशियल इवेंट ऑटोमेटिक तो नहीं होंगे, हम जानते हैं हमारे बॉडी में कोई फंक्शनिंग होता है तो इंजाइम की आवश्यकता पड़ता है। इंजाइम है क्या, प्रोटीन है। प्रोटीन कैसे बनता है बताया है ना, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। मतलब इस फेज में क्या बनेगा, इस फेज में प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, तभी ना प्रोटीन वहाँ काम करेगा ना। कोई डाउट है, कोई डाउट है, कोई डाउट है। तो प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होगा, वाया प्रोसेस ऑफ, पहले डीएनए देखिए, मैं लिख देता हूँ। डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। तो ये इंटरफेज में क्या होगा, इंटरफेज में आपको ट्रांसक्रिप्शन देखने को मिलेगा, इंटरफेज में आपको ट्रांसलेशन देखने को मिलेगा। मतलब ड्यूरिंग द इंटरफेज आपको क्या क्या होगा, एटीपी बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि इसकी आवश्यकता यहाँ पे है। क्या होगा, डीएनए रिप्लिकेशन होगा, क्योंकि बंटवारा करना है तो पहले से 2-2 को बनाएंगे। हम लोग गांव वाले, तो गांव में क्या होता है, आप लोग क्या करते हैं, पैसा हो जाता है तो 2 घर बनाएंगे, एगो छोटका खाती एगो
बड़का खाती है, ये ना होता है अगर दो बेटा है तो। और क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा, क्योंकि इस प्रोटीन का काम कहाँ है, इस एम फेज में है। इसीलिए आपका बुक क्या लिखता है कि इंटरफेज को होने में कितना टाइम लगता है, 95% ऑफ द टाइम क्या लगेगा, इंटरफेज में लगता है। क्लियर है, ध्यान से सुनिएगा। और 5% रेस्ट, 5% टाइम कहाँ लगेगा, 5% ऑफ द टाइम कहाँ लग रहा है, एम फेज में। अब मेरा शादी 14 फरवरी को है, तो आज से लेकर 13 फरवरी तक बड़ा लंबा टाइम है। बीते बिताए नहीं बीतता, फोन से बात करना पड़ेगा, हेलो क्या जी कैसे बीतेगा टाइम। 95% मोस्ट ऑफ द टाइम किस में है, प्रिपरेशन में लग जा रहा है। और एम फेज कैसे हो रहा है, शादी टिक दिए एगो टीका से, बस मेरी हो गई, खत्म, टाटा बाय बाय, है ना, है ना होगा जी। तो वो टीका लगना टाइम कितना है, लंबा प्रोसेस है, छोटा सा प्रोसेस है, छोटा सा टाइम है। तो 95% में क्या होता है, सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है। रेस्ट 5% ऑफ टाइम में सेल अपने आप को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। क्लियर है, कोई डाउट है तो अब देखिएगा ध्यान से, ये देखिएगा ध्यान से, ये पर्टिकुलर सेल है, ये एक पर्टिकुलर सेल है, सुनिएगा ध्यान से, ये एक पर्टिकुलर सेल है। ये सेल कहाँ जाएगा, शुरुआत में जाएगा इंटरफेज में। कहाँ जाएगा, इंटरफेज में। इंटरफेज के बाद कहाँ जाएगा सर, एम फेज में जाएगा। कहाँ जाएगा, एम फेज में जाएगा। दिस इज अ सेल, सेल सबसे पहले कहाँ इंटर करेगा, इंटरफेज में इंटर करेगा। इंटरफेज में कितना टाइम लग रहा है, इंटरफेज में 95% ऑफ द टाइम इंटरफेज में हमारा चला जा रहा है। तो इंटरफेज को गुजरते 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 आपको ये टोटल जो टाइम लगेगा इस इंटरफेज में कितना, 95% ऑफ द टाइम हमारा इंटरफेज ले जा रहा है। और रेस्ट 5% टाइम कहाँ जा रहा है हमारा, एम फेज में जा रहा है। क्लियर है, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या बोलता है, एग्जाम्पल देखिएगा। एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमन सेल की चर्चा करें, एक जनरल ह्यूमन सेल की चर्चा हो रही है, ह्यूमन, हालांकि हर सेल का अपना अपना साइकिल है, हम जनरल ह्यूमन सेल की चर्चा कर रहे हैं। ये जो जनरल ह्यूमन सेल है इसे कितने घंटे लगते हैं, इसे 24 घंटे लगते हैं। किसके लिए सर, टू डिवाइड होने के कितना घंटा लगेगा, 24 घंटा लगेगा। तो इस 24 घंटे में ये करेगा क्या, इस 24 घंटे में से 23 घंटा तो ये लगा लेगा, विच इज इक्वल टू द 95% ऑफ द टाइम क्या लगा लेगा, प्रिपरेशन में। प्रिपरेशन मतलब क्या सर, इंटरफेज में चला जाएगा। और 1 घंटा किस में लगाएगा, 1 घंटा यानी 5% ऑफ द टाइम, जिसे हम क्या बोलेंगे, जिसे हम बोलेंगे एम फेज। क्लियर है, कोई डाउट है, कोई डाउट है, पढ़ाया था ऐसा स्कूल में मास्टर, नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। इस एम फेज को नाम क्या बोलते हैं, इसका नाम तो पता है, इसका नाम नहीं पता है, इसका नाम देख लीजिएगा। इसका नाम बोला जाता है माइटोटिक फेज। सुनिएगा, माइटोटिक फेज। अब कोई बच्चा ये पूछता है कि सर अब हमारे बुक में तो माइटोटिक डिवीजन भी पढ़ना है, मियोटिक डिवीजन भी पढ़ना है, मतलब माइटोटिक और मियोसिस दोनों पढ़ना है, तो माइटोटिक फेज ही क्यों बोल रहे हैं। आप ऐसे भी सोचिए, आपके बॉडी में जितने ज़्यादा सेल्स, जितने भी सेल्स हैं उसमें से मैक्सिमम सेल क्या है, माइटोटिक सेल है, मतलब वो माइटोटिक डिवीजन करते हैं। कुछ ही सेल है जो मियोटिक डिवीजन करते हैं, जैसे कि गैमेटिक सेल। गैमेटिक सेल क्या करते हैं, मियोटिक डिवीजन करते हैं। मियोटिक डिवीजन करके 4 सेल बनाएंगे, आगे चर्चा करेंगे इस पर, डिटेल क्लास पढ़ना है। तो क्या माइटोटिक में क्या हुआ, माइटोटिक फेज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एम फेज को माइटोटिक फेज बोला जाता है। मोस्ट ऑफ द सेल माइटोटिक डिवीजन को फॉलो करते हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग माइटोटिक फेज इसे बोलते हैं। क्लियर है, यहाँ तक में कोई डाउट है, यहाँ तक में कोई डाउट है तो फोटो ले लीजिए। क्लियर, कोई डाउट है। अब हम लोग इसी में पढ़ेंगे क्या क्या फेजेज हैं, कैसे साइकिल हैं। हालांकि और भी बच्चे आगे हैं तो आज का क्लास यहीं पर ओवर करते हैं, और कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या इसमें इवेंट हैं। सर कैरियोकाइनेसिस क्या है, साइटोकाइनेसिस क्या है, सर एम फेज क्या है, एस फेज क्या है, जी फेज क्या है, ये इसी को हम लोग और अभी समझेंगे। क्लियर है, क्लास ओवर। क्या हो गया मैडम?